चल मेरे राक्षस, इन सभी बुरे लोगों को सबक सिखा। चांद के इतना कहते ही राक्षस पिंकू और उसके गांव वालों के ऊपर बड़े बड़े बर्फ के गोले फेंकना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, ये राक्षस हमारे ऊपर बर्फ के गोले फेंक रहा है। चलो सब लोग अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करो। लेकिन पिंकू और उसके लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े बर्फ के गोले के कारण वे सभी लोग धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगते हैं। उसके बाद वह राक्षस उन सभी की जादुई छड़ी उठाकर उन्हें खा जाता है। अरे नहीं, इसने तो हमारी जादुई छड़ी खा ली। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, चलो सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। उसके बाद सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। यह देख चांदी के गांव वाले बहुत खुश होते हैं और चांद की जय जयकार करने लगते हैं। अच्छा हुआ तुमने उन घमंडी लोगों को सबक सिखाकर यहाँ से भगा दिया, वरना वे लोग हमें बहुत परेशान करते। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से गांव के टूटे हुए घरों को पूरी तरह ठीक कर देता है। मेरे होते हुए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुरी ताकत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये बर्फ का राक्षस तुम्हारे गांव की रक्षा करने के लिए यहीं पर रहेगा। उसके बाद चांद हवा में उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। उस दिन के बाद से चांदी के गांव वाले सुकून से अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिंकू जादुई चांद से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। उस चांद ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। उसकी वजह से चांदी के गांव वाले हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे। हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं किसी भी तरह उस चांद को सबक सिखाना चाहती हूँ। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सूरज को बुलाना होगा। वही चांद का सामना कर सकता है। उसके बाद सभी लोग तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और सूरज की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हे जादुई सूरज, जल्दी से तुम धरती पर आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस तरह सभी लोग जोर जोर से सूरज को पुकारने लगते हैं। तभी आसमान में मौजूद सूरज उन लोगों की पुकार सुन लेता है। अरे ये क्या, ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे फौरन उनकी मदद के लिए जाना होगा। फिर सूरज हवा में उड़ते हुए लोगों के सामने आ जाता है। हाँ कहो, क्या बात है, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? पड़ोस में जो चांदी का गांव है ना, उन लोगों ने जादुई चांद की सहायता से हम लोगों की बहुत बेइज्जती की है। हाँ, उस जादुई चांद ने वहाँ बर्फ से बना एक राक्षस प्रकट कर दिया है। वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। उसने हम सबकी पिटाई करके हमें वहां से भगा दिया। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस राक्षस का खात्मा कर दूंगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सूरज अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ी बस प्रकट कर देता है। फिर सूरज सभी लोगों को बस में बैठा लेता है। उसके बाद सूरज बस लेकर चांदी के गांव में पहुंच जाता है। सूरज और गांव वालों को देखते ही बर्फ का राक्षस खड़ा हो जाता है। अगर तुम में से कोई भी आगे आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे बेवकूफ राक्षस, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठहर जा, मैं अभी तेरा खात्मा कर दूंगा। उसके बाद सूरज अपनी जादुई शक्ति से वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं प्रकट कर देता है। उस कुएं से पानी की जगह ज्वालामुखी बाहर निकल रहा था। फिर सूरज बर्फ से बने राक्षस को हवा में उड़ाकर कुएं के अंदर फेंक देता है। ज्वालामुखी में जलने के कारण राक्षस उसी वक्त जलकर मर जाता है। यह देख चांदी के गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी वहां जादुई चांद प्रकट हो जाता है। क्यों रे सूरज, तू बेवजह चांदी के गांव में रहने वाले लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? आखिर इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने सोने के गांव के लोगों से वादा किया है कि मैं हमेशा उनकी सहायता करूंगा। तूने बर्फ के राक्षस से इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, आजा हम दोनों लड़ाई करते हैं।
यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ लड़ाई मत करो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो चारों तरफ तबाही आ जाएगी। हाँ, ये आदमी बिल्कुल ठीक कहता है। एक काम करो, तुम दोनों आपस में रेस लगाओ। जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी जादुई नागिन के ऊपर बैठकर रेस लगाएंगे। हाँ, मुझे मंजूर है। उसके बाद चांद और सूरज दोनों अपनी शक्ति से वहां पर दो विशाल नागिन प्रकट कर देते हैं। उन दोनों नागिन के शरीर का आकार बहुत बड़ा था। फिर सूरज सोने की नागिन के सिर पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ चांद अपनी चांदी की नागिन के सिर पर बैठ जाता है। सामने वाले जंगल में एक विशाल कौवा रहता है। उस कौवे के शरीर का आकार इंसान के जितना बड़ा है। तुम दोनों में से जो सबसे पहले उस कौवे को पकड़कर लाएगा, हम उसे विजेता घोषित कर देंगे। उसके बाद पिंकू जोर से सीटी बजाता है। फिर सूरज और चांद दोनों अपनी जादुई नागिन को तेजी से चलने का इशारा करते हैं। दोनों नागिन तेजी से चलते हुए जंगल की ओर भागने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों नागिन जंगल में पहुंच जाती है। तभी सूरज देखता है कि वह विशाल कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा है। सूरज अपनी सोने की नागिन को हवा में उड़ाकर कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कौवा हवा में उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठता है। यह देख चांद अपनी चांदी की नागिन को हवा में उड़ाकर कौवे के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कौवा फिर से उड़ जाता है। उसके बाद कौवा पेड़ से बड़े बड़े फल तोड़कर सूरज और चांद के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से वह दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मुझे चोट लग गई। ये कौवा तो बहुत ही चालाक है। हाँ हाँ, इसने मुझे भी घायल कर दिया। चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इसे पकड़ते हैं। उसके बाद सूरज और चांद दोनों दो लंबी जादुई रस्सी प्रकट करके उस कौवे के ऊपर फेंक देते हैं। कौवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों रस्सियां उसे पकड़ लेती है। यह देख चांद और सूरज दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वे दोनों अपनी अपनी नागिन के ऊपर बैठ जाते हैं और कौवे को घसीटते हुए गांव में ले जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या! इन दोनों ने तो एक साथ कौवे को पकड़ा है। इसका मतलब ये दोनों जीते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। इन दोनों की शक्ति बराबर है, इसीलिए हम इन दोनों को विजेता घोषित करते हैं। फिर पिंकू और उसके गांव वालों के साथ साथ चांदी के गांव वाले भी सूरज और चांद की एक साथ जय जयकार करने लगते हैं। यह देख सूरज और चांद को समझ में आ जाता है कि वह दोनों बेवजह आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और मुस्कुराते हुए वापस आसमान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ पिंकू के गांव वाले और चांदी के गांव वाले भी आपस में दोस्ती करके हंसी खुशी रहने लगते हैं।